हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की बीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हमने क्लास 12th के लिए भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स बताए थे, सजेस्ट किए थे और लगभग 80% पेपर में वो सभी टॉपिक्स जो हमने बताए थे ऑलमोस्ट कवर हुए थे। तो काफ़ी हेल्प हुई बच्चों की। इसी बेस पर हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक वीडियो क्लास 11th के लिए बनाई जाए। और क्लास 11 के जो बीएसटी के पेपर हैं, अभी स्कूल्स में पेपर चल रहे हैं। हालांकि पेपर इंटरनल बनता है, अपना अपना स्कूल का, कई स्कूल्स में 100% कवरेज होता है सिलेबस और कई स्कूल्स में डिलीट भी किया जाता है कुछ टॉपिक्स। तो हमने यहाँ पर एक टोटल टॉपिक को लेते हुए 100% टॉपिक्स को कवर करते हुए, तो चैप्टर्स को कवर करते हुए कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। होपफुली ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। और हमारा ये एक्सपीरियंस कहता है कि ऑलमोस्ट अगर आप ये टॉपिक्स कवर करके जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 90% कवरेज आपके पेपर में आपको मिलने वाला है। तो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम टाइम है और हमें जल्द से जल्द ये टॉपिक्स आपको बताने हैं। तो लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 हमारा, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर का, और जिसका नाम होता है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर का वेटेज, इसका और चैप्टर नंबर 2 का कुल मिलाकर जो वेटेज है वो आपके पास 16 मार्क्स का है। ये वेटेज जो हमने लिखा है 6 to 8 मार्क्स, ये हमारे हिसाब से कि मिनिमम 6 नंबर तो यहाँ से आते ही हैं और 8 मार्क्स भी मैक्सिमम जा सकते हैं। लेकिन दोनों चैप्टर को मिला के जो बोर्ड की तरफ से जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस का मीनिंग, जो सब समझते होंगे, लेकिन यहाँ स्पेशल रेफरेंस हमें देना है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक क्या होती है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक बहुत ही पुराना परंपरागत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये पेपर्स में आता है क्योंकि इस चैप्टर में कवरेज है इस टॉपिक का। और ये टॉपिक जो है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट भी है, रिपीटेटिव टॉपिक भी है। इसमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको कवर करना होता है। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस के क्या होते हैं वो आपको बताने होते हैं। जैसे बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है, या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट अर्न करना। और इसी तरह से सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो होते हैं बिजनेस सोसाइटी को फेयर और गुड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराए, फेयर प्राइसेस पे प्रोवाइड कराए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। ये सब उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये टॉपिक मैं बता दूं, जो ये वाला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव वाला, ये क्लास 12th में भी कवर होता है, तो ये टॉपिक वैसे भी आपको 12th में भी काम आएगा वापस से। इसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के कितने टाइप होते हैं तो हम पढ़ते हैं, जहां पर कॉमर्स एंड ट्रेड, वहां पर हम लोग इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दो पार्ट्स में बिजनेस एक्टिविटीज को डिवाइड कर देते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज में जो इंडस्ट्री वाला पार्ट है वहां हम इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, एक टर्सरी इंडस्ट्री और एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है हमारे लिए, हमारी मेनली वो डिपेंड करती है, वो जुड़ी होती है एग्रीकल्चर से और जेनेटिक इंडस्ट्री में इसमें आती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग से डिपेंड जो है रिलेट करती है, और उसमें भी कई तरह के अलग अलग इंडस्ट्रीज और भी होती हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा सीमेंटिंग इंडस्ट्री होती है, असेंबली इंडस्ट्री होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी, तो होती है टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री में हम लोग बेसिकली ट्रेड एंड सर्विसेज की बात करते हैं और कॉमर्स उसी का हिस्सा है, उसी का पार्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो भी मेनली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ कौन सी इंडस्ट्री से की बात की जा रही है क्वेश्चन में। इसके बाद हमारे पास आता है एक मेन इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में से, वो आता है नेचर एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे रिस्क जो है इज रिवॉर्ड, रिवॉर्ड कहते हैं, जैसे प्रॉफिट जो है इज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। इसी तरह हम बात करते हैं कि रिस्क अनसर्टेन होती है बिजनेस की, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होती है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि रिस्क के कॉजेज क्या है, तो कॉजेज भी डिवाइड होते हैं, ह्यूमन कॉजेज, नेचुरल कॉजेज और इकोनॉमिकल कॉजेज, ये सब कॉजेज होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कवर होता है इन टॉपिक्स के बाद के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 अपने आप में क्लास 11 की बीएसटी का एक बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि यहाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात की जाती है। और यहाँ पर हमने एज पर एनसीईआरटी ही कवरेज किया है इस चैप्टर को। तो यहाँ जो आपके कहीं रेफरेंस बुक में चैप्टर नंबर 7 होता है, वो होता है फॉर्म्स ऑफ जो अपना फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, वो भी हमने यहीं पर कवर कर दिया है क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, पार्टनरशिप आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं। इसके बाद हमारे पास कंपनीज आती है, एक हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर
आता है। तो हमारे पास सबसे पहले है पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको क्या पढ़ना है, मेनली मेरिट्स और लिमिटेशंस पढ़नी है कि हम अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के साथ जाते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है इसमें कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया तो उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे, कि अगर अकेला बंदा है सारा प्रॉफिट उसी का होगा, ये सब सारे बेनिफिट्स होते हैं। लिमिटेशंस क्या है, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ये आपका मेन लिमिटेशन होता है, और भी लिमिटेशन आपको साथ में पढ़ के जाने हैं। इसके बाद यही बात करें पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको मेनली बात करनी है मेरिट्स और लिमिटेशंस की। तो सेम लिमिटेशन जो सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है वही लिमिटेशंस पार्टनरशिप में भी चलती है, वही अनलिमिटेड लायबिलिटी वगैरह, और जो मैनेजरियल लिमिटेशंस हैं वो आपके साथ चलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना की क्या नीड है। आप सबको पता होगा, पार्टनरशिप पढ़ी होगी आपने, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो काफी तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे आप फर्म किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई अपना क्लेम ले सकती है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है। यहाँ पर ये जो टॉपिक मैंने आपको लिया वो इसलिए लिया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है, कि सामने वाला पार्टी आपके ऊपर केस कर सकता है इवन आप रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। आपके डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होंगे, तो उस केस में पार्टनरशिप डीड होती है, इसी टॉपिक से रिलेट करती है पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच होता है। ये एग्रीमेंट करना भी कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप करते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा पहले। तो एग्रीमेंट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, पार्टनर्स का नाम लिखा होता है, पार्टनर्स बिजनेस का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, पार्टनर्स कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स का, फर्म जब वाइंडिंग अप में जाएगी तो कैसे वाइंडिंग अप होगा फर्म का, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर, हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट, नॉमिनल और पार्टनर बाय एस्टोपल, जो कि अपने आप को शो करते हैं जबकि वो पार्टनर एक्चुअल में होते नहीं है। तो ये टाइप्स ऑफ पार्टनर पर एक क्वेश्चन 1 कंफर्म मान के चलते हैं, एमसीक्यू में या अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इसी में एक टॉपिक को मैंने छोटा सा जोड़ दिया, वो है माइनर का स्टेटस। एक माइनर क्या पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, केवल प्रॉफिट्स के लिए बन सकता है, क्योंकि माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो वॉइड होता है, इसलिए उसे प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया गया है, लेकिन आप उसको किसी भी केस में लायबल नहीं बना सकते। तो पार्टनर का माइनर के साथ स्टेटस पूछा जाता है। कई बार माइनर का स्टेटस में क्वेश्चन आता है कि माइनर का स्टेटस पार्टनरशिप फर्म में भी बताइए, और माइनर का स्टेटस आपको बताना है एक जॉइंट हिंदू फैमिली वाले बिजनेस में भी, कि उसका स्टेटस क्या होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में आपको पता है कि वहाँ माइनर मेजर का प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में है और वहां पर आप कोई भी नया पर्सन बॉर्न करता है, वो वैसे ही उस फैमिली का मेंबर बन जाता है बाय द डेट ऑफ बर्थ। तो माइनर का स्टेटस दोनों ही बिजनेस में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केवल फीचर्स आपको पढ़ के जाने, कर्ता क्या है, कर्ता का रोल क्या है, कर्ता की लायबिलिटी क्या है, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है। कर्ता की लायबिलिटी आपको पता है अनलिमिटेड होती है, जबकि मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो यहाँ पर लिमिटेड होती है। इसके बाद बात करते हैं इसी चैप्टर में आगे हमारे पास होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट होता है कि एवरीवन इज वर्किंग फॉर ऑल एंड ऑल आर वर्किंग फॉर एवरीवन। मींस यहाँ पर म्यूचुअल हेल्प के लिए बिजनेस या काम किया जाता है, एक दूसरे की हेल्प के लिए, फायदे के लिए काम किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ टाइप्स होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, फार्मर्स, क्रेडिट एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो टाइप्स के ऊपर मेनली बेसिकली हमारे पास केस स्टडी बन के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। इसके बाद बात करते हैं, हम आते हैं अगले फॉर्म की तरफ, वो है हमारी कंपनी। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी में हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कंपनी के टाइप्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो उसका डिस्टिंग्यूशन जो होता है, मतलब डिफरेंस जो होता है उस पर एक क्वेश्चन बन जाता है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आपको याद होगा मेंबर्स के ऊपर और जो है डायरेक्टर्स के ऊपर, कैपिटल के ऊपर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट है। पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, जबकि प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। इसके बाद कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कंपनी के फीचर्स होते हैं, उसकी हम बात करें परपेचुअल सक्सेशन एक कंपनी का फीचर होता है कि कंपनी लगातार चलती रहेगी, चाहे उसके सारे मेंबर्स की डेथ भी हो जाए तो भी कंपनी लगातार कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। और इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी, जितना पैसा अनपेड उनका शेयर पर होता है उसी के लिए वो लायबल होते हैं, उसके ऊपर लायबल नहीं होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है ही अपने आप में ये कंपनी, ये फीचर कंपनी में पाया जाता है। इसके बाद बात करें कंपनी के फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग कंपनी के प्रमोशन की स्टेज की बात करते हैं, प्रमोशन में क्या क्या काम होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जहां तक हम बात करें तो हमारे पास MOA और AOA स्पेशली आपको पढ़ के जाना है।
दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है या किसी एक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिलना होता है। ये सारी फॉर्मेशन की स्टेजेस होती हैं। ये हमारे अलग से चैप्टर बना हुआ है, अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में ये एक सेकंड चैप्टर में टॉपिक जो है अलग से कवर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एनसीईआरटी में हमारे पास अलग से चलता है टॉपिक। इसके बाद है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैट चॉइस ऑफ ए सूटेबल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वो आपको पढ़ के जानी है जरूर। यहाँ जब आप कंपनी की बात करते हैं तो 1% कंपनी जो है उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ के जाना है कि 1% कंपनी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, राइट। और 1% कंपनी कब एक कंपल्सरीली प्राइवेट कंपनी में जो है कन्वर्ट हो सकती है, उसके किस कंडीशन में कंपनी जो है 1% पर कंपनी को आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको एक सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने में, कि मेरे लिए कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल होगा, कि भाई मेरे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल है या पार्टनरशिप सुटेबल है या कंपनी सुटेबल है या कोऑपरेटिव सोसाइटी सुटेबल है। तो वो कौन कौन से फैक्टर है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, कैपिटल कितना आपको कंट्रोल कंसिडरेशन क्या चाहिए बिजनेस के अंदर, वो सारे फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करते हैं कि मैं कौन से फॉर्म के साथ जाऊं। तो ये इस पर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बन सकता है। फैक्टर्स आपको ध्यान रखते जाने। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की हमने तक बात करी। चैप्टर 1 और 2 का टोटल वेटेज मिलाकर 16 मार्क्स का है। सेपरेटली एक एक चैप्टर का वेटेज नहीं दिया हुआ बोर्ड की तरफ से, टोटल वेटेज है 16 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज। यहां पर आपको प्राइवेट में तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो है वो ऑलरेडी आप लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ चुके हैं। पब्लिक जो एंटरप्राइजेस होती हैं उसमें आपको बेसिकली पढ़ना होता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस कितने तरह की होती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर काम करती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होते हैं उसके लिए अलग से एक्ट बनता है पार्लियामेंट में। और गवर्नमेंट कंपनीज वो होती हैं जिसमें नॉट लेस देन 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है। तीनों के फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहीं पूछ लेते हैं केस स्टडी में कि रेलवे, जैसे रेलवे क्या है, रेलवे एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है क्योंकि वो मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज भी है, रेलवे की खुद की कई कंपनीज हैं। तो वो कंपनी इसलिए खोली गई है क्योंकि कंपनी का मेन मोटो जो होता है प्रॉफिट कमाना होता है, सोशल वेलफेयर नहीं होता है। और वो लोग काम करते हैं अपने ही कंट्रोल के अंदर, अपना उनका रेवेन्यू जनरेशन का पार्ट होता है। तो रेवेन्यू कौन जनरेट करता है, इनका रेवेन्यू का सोर्स क्या है, इनको किसको रिपोर्ट करना होता है, ये सब चीजें इसके फीचर्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज में कवर होती है। इसके बाद बात करते हैं हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस की। ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मतलब होता है ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम लोग, यहाँ कोई एमएनसीज की बात यहाँ पर होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात होती है। यहाँ पर आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने होते हैं, एक तो जॉइंट वेंचर और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे। चैप्टर नंबर जो 3 हमारा है, अभी हमने पढ़ा, इसकी बात करी, इसमें ये टॉपिक्स कवर होते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 का वेटेज बता दूं, कुल मिलाकर 14 मार्क्स का है। सेपरेटली नहीं दिया हुआ, लेकिन टोटल मिलाकर 14 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज में क्या टॉपिक कवर करने हैं, तो यहाँ सर्विसेज बहुत सारी होती है, लेकिन मेनली बैंकिंग सर्विसेज पे क्वेश्चन आता है और इंश्योरेंस सर्विसेज पे क्वेश्चन आता है। तो बैंकिंग सर्विसेज में आपको क्या पढ़ना है, एक तो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट पढ़ने, बच्चों को पता होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट भी होते हैं जिसमें सारे फीचर्स मिलते हैं सभी अकाउंट्स के। इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस में हमारे पास क्या क्या सर्विसेज है जो बैंक हमें देता है इन रेस्पेक्ट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, मतलब जो क्रेडिट की सर्विसेज हैं, उधार की लोन की सर्विसेज हैं, उसके बारे में बात की गई। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा सीधा इंश्योरेंस पर। कंफर्म क्वेश्चन है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है और अलग से केस स्टडी क्वेश्चन भी आता है। यहाँ से केस स्टडी क्वेश्चन ही मिलने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी केस देकर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है या कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ है। ये सारे प्रिंसिपल हैं, अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडैमनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन एंड प्रॉक्सिमेट कोज। ये सारे प्रिंसिपल आपको पढ़ के जाने हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पर। तो चैप्टर नंबर 3 और 4 मैंने बताया कुल मिला के 14 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। आपको यहाँ पर पढ़ना होता है क्या, एक तो ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, और इसके बाद स्कोप क्या है ई बिजनेस का, B2B, B2C जो है, C2C, इंट्रा बी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और ज्यादा डिटेल इस चैप्टर में हमारे पास नहीं है। 10 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर नंबर 5 और 6 का मिलाकर, तो ज्यादा बड़ा वेटेज इनका नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर है, बच्चों का अधिकतर ये चैप्टर बोर करता है क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादा कुछ खास ऐसी चीजें होती नहीं है। एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की,
डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के टुवर्ड्स, जैसे कि ओनर्स के लिए आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, कंज्यूमर्स के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए क्या है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप मन से भी लिख सकते हैं। इसके बाद केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केसेस का मतलब है यहाँ पर आपसे बेसिकली वो पूछते हैं नीड क्या है, कि हम क्यों अपनी बिजनेस को क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए पूरी करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी आपको रिसोर्सेज दे रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आपकी बुक में, आप पढ़िएगा, केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। एक क्वेश्चन हम कंफर्म मान के चलते हैं कि एथिक्स वाले क्वेश्चन में से, पार्ट में से आने वाला है। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है तो एथिक्स ज्यादातर मोस्टली पूछा जाता है, एथिक्स और उसके एलिमेंट्स। तो चैप्टर नंबर 5 और 6 की बात करी, और ये हो गया हमारा चैप्टर 5 और 6 टोटल मिलाकर 10 मार्क्स का। तो अब तक हम बात कर चुके हैं 40 मार्क्स की। पहला और सेकंड चैप्टर 16 मार्क्स का, इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हमारा 14 मार्क्स का, और इसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर हमारा 10 मार्क्स का। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, और एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 मिक्स होकर आपके टोटली 20 मार्क्स का पार्ट कवर करते हैं। और इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यूज में भी काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप पढ़ लो कि जो बिजनेस है उसको फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, इसी के बारे में चैप्टर बना हुआ है, फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। और जो फंड्स हैं वो दो तरीके से होते हैं, या तो ओनर्स फंड होता है या फिर बोरोड फंड होता है। तो ओनर फंड के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं? इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और रिटेन अर्निंग्स है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे पास यहां से बन जाता है कि इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। रिटेन अर्निंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिटेन अर्निंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके फीचर्स के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। ये इक्विटी प्रेफरेंस का डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम आते हैं बोरोड फंड के ऊपर। तो बोरोड फंड मतलब होता है एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा लेना, और बोरोड फंड में हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं? वो है डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स, कमर्शियल बैंक से ले लो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लो, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट जो हमें नॉर्मली अपने सप्लायर से क्रेडिट मिलती है, उधार मिलती है, उसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। और एक होती है आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जो बैंक्स वगैरह के बीच में होती है। तो ये जो टॉपिक है, यहां पर आपसे केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ओनर्स फंड के साथ अगर आप जा रहे हो तो क्या है, और बोरोड फंड के साथ आप जा रहे हो तो क्या फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह एक क्वेश्चन बन जाता है ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच में क्या डिफरेंस है। ओनर्स फंड में एक्सटर्नल कॉस्ट आपकी कम लगती है या नहीं लगती है एक तरीके से, और बोरोड फंड में आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है एनी हाउ, चाहे प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स एज पर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब जैसे अपन ने यहाँ क्लासिफिकेशन किया इन सबका कि इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सब ये ओनर्स फंड है, और ये डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह ये बोरोड फंड है। तो ऐसे इनका क्लासिफिकेशन कई बार टाइम के हिसाब से पूछा जाता है कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या है अपने पास और लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज अधिकतर हमें चाहिए होते हैं अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज हमें चाहिए होते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? वो हमारे पास है जैसे ट्रेड क्रेडिट, हम अपने सप्लायर से क्रेडिट ले सकते हैं, हम बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में वो सारे कवर हो जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल के हिसाब से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज को, मतलब इन सोर्सेज को आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी क्लासिफाई करना आना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 8, स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपके लिए जो कवर किया है इंपॉर्टेंट तौर पर वो तो है एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस पर क्वेश्चन आता है कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। तीनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस को आपको कौन सी राइट किस टाइम पर लेने चाहिए, पेटेंट कब लेना चाहिए, कॉपीराइट कब और ट्रेडमार्क कब लेना चाहिए। इसके बाद वेज टू फंड स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं उनके पास फंडिंग के क्या क्या सोर्सेज हैं, जैसे क्राउड फंडिंग आपने सुना होगा। तो ये ऐसे कुछ फंड्स हमारे पास सोर्सेज होते हैं, वो फंड्स आपको बताने होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है स्मॉल बिजनेसेस का इंडिया में क्या रोल है, विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में, ये आपको रोल बताना होता है, इंपॉर्टेंस बतानी होती है स्मॉल बिजनेसेस की हमारे इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद है ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन स्मॉल बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट जो है उसकी क्या स्कीम्स हैं, क्या एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखी हैं जो इन स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प कर रही हैं, काम कर रही हैं, जिसमें स्पेशल रेफरेंस है एनएसआईसी का और डीआईसी का। और इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको मेनली पढ़ना होता है, जैसे गवर्नमेंट कई तरह की सब्सिडीज, ग्रांट वगैरह देती है, कई तरह की लिबर्टी देती है, जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आपका 40 करोड़ से कम, 40 लाख से कम का टर्नओवर होता है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आपको दी हुई है, लोअर रेट पर आपको इन इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिलती है। ये स्मॉल बिजनेसेस में टॉपिक है, गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाले आपको इंसेंटिव्स और स्कीम्स। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 7 और 8 मिलाया मैंने कुल मिलाकर 20 मार्क्स का, जिसमें मेरा मेन फोकस है चैप्टर 7। चैप्टर 7 जो है अपने आप में मैंने कहा 12 से 14 मार्क्स कवर करके जाएगा,
और बाकी पार्ट स्मॉल बिजनेसेस का होगा। अब चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 की तरफ। 9 और 10 बस खत्म होने वाला है। 9 और 10, 9 चैप्टर है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में बहुत सारी चीजें नहीं है। एक तो इसमें हमारे पास आता है होलसेलर और रिटेलर की बात होती है यहाँ पर। तो होलसेलर की सर्विसेज, होलसेलर क्या सर्विसेज देता है मैन्युफैक्चरर को, और होलसेलर क्या सर्विस देता है रिटेलर को। इसी तरह रिटेलर क्या सर्विस देता है मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को एंड कस्टमर को। तो दोनों की सर्विसेज पूछ लेते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड पूछ लेते हैं, जैसे पैडलर वगैरह आपने सुना होगा, ये आपके बुक में है। कितने तरह के रिटेल ट्रेड होते हैं जो स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, जिनके फिक्स्ड जो है शॉप्स नहीं होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फिक्स शॉप जो रिटेल ट्रेड है, उसमें हमारे पास आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर। एक क्वेश्चन आप कंफर्म डिपार्टमेंटल स्टोर या चेन स्टोर में से पक्का मान के चलेगा, आपके एग्जाम में आएगा। तो ये दोनों के फीचर्स पढ़ के जाने हैं आपको बेसिकली। इसके बाद आते हैं हमारे पास लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है, क्योंकि सर इसमें कई तरह तो हमने पढ़ा होगा, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोसीजर दिए हुए बड़े बड़े, तो जरूरी नहीं क्वेश्चन हमेशा अपने लेंथी प्रोसीजर आपसे पूछे। क्वेश्चन ये दे सकता है, मान लो आपको कोई ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के बाद आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, मतलब प्रोड्यूस करने तक की सारी फॉर्मेलिटीज आपने पूरी कर ली है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आगे के नेक्स्ट 6 स्टेप्स बताओ, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स जो है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के बाद की स्टेप बतानी है कि साहब इसके बाद हम लोग जो है प्री शिपमेंट वो करें, सॉरी इसके बाद हम लोग जो है अपनी बुकिंग कराते हैं, अपने पास शिपिंग कंपनी के पास जाके बुक कराते हैं, शिपिंग स्पेस बुकिंग जिसे हम कहते हैं। तो वो सारी इस आगे की स्टेप्स आपसे पूछे जा सकती है। इसके बाद इसमें कई तरह के छोटे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट आपसे पूछ सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो पढ़ के जाना है। मैट रिसिप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो है ही है स्टेप्स जो भी मैंने बेसिकली एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए लिखवाई है। इंपोर्ट ट्रेड कम पूछा जाता है, इसलिए मैंने एक्सपोर्ट ट्रेड कवर कर दिया। दोनों में काफी स्टेप्स सिमिलर्स होती हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को कंप्लीट करने में या इस इंटरनेशनल बिजनेस को हेल्प करने में, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है और ये कैसे प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। और इसके बाद हमने बात करी स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू द नेशन एंड बिजनेस फर्म, मतलब हमारे नेशन को या बिजनेस जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडिया में है उनको क्या बेनिफिट होगा इस इंटरनेशनल बिजनेस से। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स आपको बेसिकली कवर करने हैं आपके चैप्टर नंबर 10 में। ये हुआ हमारा टोटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन क्लास 11 BST के एग्जाम के लिए। आई होप अगर आप ये टॉपिक करके जाते हैं तो आप मान के चलिए आप 90% आपका पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाला है और आप प्रिपेयर हैं। 100% मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि हर स्कूल का अपना अपना, ये पेपर बोर्ड का नहीं है, ये पेपर इंटरनल एग्जाम है। तो इंटरनल एग्जाम में हर स्कूल का अपना एक लेवल, एक स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से पेपर डिजाइन होता है। ठीक है, और भी कोई इशू हो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर थे, आप नंबर देख सकते हैं, और कहीं भी कोई इशू आता है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, तो आज के लिए लेते हैं इतना ही। थैंक यू।